नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज दिन की उस सबसे बड़ी खबर पर जिसे करीब 1 साल से लोगों को सुनने का इंतजार था, यानी कि वह खबर जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की क्षमा मांगते हुए घोषणा की। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि देश के किसान पिछले 1 साल से उन 3 कथित कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने को लेकर लगातार आंदोलनरत थे। लेकिन आज इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह घोषणा जो 1 साल बाद वापस ले गई है, क्या यह घोषणा पहले नहीं ली जा सकती थी? क्या इस घोषणा से क्या किसानों को दरअसल कुछ फायदा हुआ है? क्या इस घोषणा के मद्देनजर किसानों ने कुछ पाया? क्या कृषि में जो यथास्थितिवाद था, क्या केवल उसी की एक तरह से पुनरावृत्ति नहीं हो रही है? दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि जब इन 3 कृषि विपणन कानूनों को लाया गया तो इस बात के एम्फेसिस ज़्यादा थे कि देश का कॉरपोरेट वर्ग अब देश के कृषि के तमाम उत्पादों को खरीदने में अपनी भागीदारी देगा, उसे एक तरह से कानूनी इजाजत मिलेगी और सरकार की एजेंसियों का जो एकाधिकार किसानों के उत्पादों के खरीदने को लेकर के था, वह एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। और जब यह कानून लाया गया तो शुरू में तमाम किसान यूनियनों, संगठनों और उनसे जुड़े राजनीतिक दलों ने केवल यह मांग की कि किसानों को इन 3 कृषि कानूनों के साथ उनके एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए। यानी कि सबको मालूम था कि अब खेती के उत्पाद अब वो कॉरपोरेट खरीदेंगे, निजी सेक्टर खरीदेंगे और मौसम में, फसल के सीजन में इन सभी उत्पादों के दाम बेहद नीचे गिरे होते हैं। और जब अगर इनके उत्पादों के दाम वैधानिक दर पर निर्धारित कर दिए जाएंगे और कानूनी बाध्यता सरकार के साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी जब बाध्य कर दी जाएगी तो किसानों को कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने एक हठ धर्मिता का परिचय देते हुए किसानों के एमएसपी के कानूनी दर्जा देने की मांग को अनसुनी कर दी और बार बार एक ही नैरेटिव दोहराती रही कि एमएसपी लागू था, लागू है और लागू रहेगी। सबको मालूम है कि सरकारों को अपना सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाना है तो एमएसपी के जरिए उन्हें खरीदारी करनी है। क्योंकि सरकारें खरीदती हैं तो उसका एक नियम कानून का एक बेस बनता है और उसके तहत हर साल एमएसपी की दरों की घोषणा की जाती है, उसका रिवीजन किया जाता है। और सरकार की एजेंसी मुख्य तौर पे एफसीआई उन तमाम राज्यों में जहां पर एफसीआई के नेटवर्क हैं, मंडी है और एफसीआई के गोडाउन है, गोदाम है, वहां पर व्यापक पैमाने पर खरीदारी की जाती है। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान जब देश के किसानों ने यह तय कर लिया कि हमें येन केन प्रकारेण इन 3 कृषि कानूनों का विरोध करना है, वह इसलिए कि सरकार ने जब एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देने की मांग को लेकर के कायम रही और किसानों के इस एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को अनसुना करती रही, तब किसानों ने पॉलिटिकल एक तरह से डोमेन में जाकर के 3 कृषि कानूनों के विरोध की मांग को एक तरह से स्वर दिया और पूरे देश के किसान देश की राजधानी दिल्ली के उन 3-4 एग्जिट पॉइंट पर जमाबंद हो गए, गोल बंद हो गए। और वो सर्दी की ठिठुरती रात हो या गर्मी की कड़कड़ाती एक तरह से धूप हो या फिर बरसात के वो रिमझिम फव्वारे हो या फिर वो कोविड की मारक लहर हो, हमारे किसान देश की राजधानी दिल्ली में जमे रहे, डटे रहे। और उनकी 2 प्रमुख मांगों में दुर्भाग्य से मोदी सरकार के जिद की बदौलत पहली मांग 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की थी और दूसरी मांग एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की थी। तमाम संगठनों ने, तमाम संस्थाओं ने, कृषि विशेषज्ञों ने और कई सारे कथाकथित किसान के एक तरह से सहानुभूति प्रदर्शित करने वाले संस्थाओं ने यह कहा कि इन 3 कृषि कानूनों से सारा परिदृश्य बदल जाएगा, निजी क्षेत्र का एकाधिकार हो जाएगा, व्यापारी, छोटे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे, उपभोक्ताओं को काफी महंगे उत्पाद खरीदना पड़ेगा
न जाने इस तरीके के कितने डर दिखाए गए। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं एक ग्रामीण कृषि की जमीनी समझ रखने के नाते, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते और करीब पिछले 35-40 सालों से पूरी देश की कृषि व्यवस्था को जमीनी तौर पे देखने के नाते हमें लगता है कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से किसानों की सेहत का कोई एक तरह से नया उस पर फलसफा नहीं जुड़ने जा रहा। यह तो स्थिति वैसी ही थी कि पिछले 55-60 सालों से जो किसान हमारे झेलते आ रहे थे वह आज भी झेलेंगे और आने वाले कल को भी झेलेंगे। 3 कृषि कानूनों को ठीक है कि एक राजनीतिक जिद सरकार ने भी बनाया था और आंदोलनकारी किसानों ने भी बनाया था, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से हमें नहीं लगता कि कोई समस्या का समाधान हुआ है। या देश की कृषि जो बेहद अलाभकर थी, जो बेहद एक तरह से घाटे का पेशा बन चुकी थी, जो कि कहीं ना कहीं एक इनपुट सब्सिडी आधारित भारत सरकार के कृषि नीतियों की वजह से केवल थोड़ा बहुत राहत केवल खेती करने के मामले में पा रही थी, यानी कि थोड़े सस्ते खाद मिल जाते थे, थोड़े सस्ती कृषि के बीज मिल जाते थे, थोड़े जो है बिजली और सिंचाई में थोड़ी सी रियायतें मिल जाती थी। लेकिन किसानों के फसलों, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दलहन तिलहन हो या फिर सब्जियां और फल हो, किसानों को कभी भी सीजन में लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता था। हमें ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि खेती कोई उद्योगों की तरह रोज रोज पैदा होने वाला उत्पाद नहीं है। यह केवल सीजन में पैदा होता है। वह सीजन जो मुख्य रूप से खरीफ, दूसरा रबी और थोड़ा बहुत जो है गर्मी के तहत आता है। और जब सीजन में अचानक खेती के उत्पादों की आवक होती है, ओवर सप्लाई की स्थिति में उनके दाम गिरने तय होते हैं और किसानों को मजबूरी में अपने उत्पादों को बेचना जो है उनकी बाध्यता होती है। और चूंकि सरकार का एफसीआई नेटवर्क केवल अनाज खरीदता है, केवल गेहूं और धान खरीदता है, दलहन और तिलहन भी वो केवल एडहॉक तरीके से खरीदते हैं और वह भी उनका नेटवर्क केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी राज्यों तक सीमित है। ऐसे में देश भर के सारे किसान अपने उत्पादों को सीजन में औने पौने दाम पर बेचने को बाध्य होते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक कंपल्सन के तहत उत्तर प्रदेश के चुनावों को जीतने के तहत जो 1 साल से अपनी घोर अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे, वो अचानक डाउन टू अर्थ होकर के, विनम्र होकर के देशवासियों से इस गुरु नानक जयंती पर माफी भी मांगते हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब और वहां होने वाले चुनाव और वहां के सिख कम्युनिटी का सिंबोलिज्म आज गुरु नानक पर्व पर उन 3 कृषि कानूनों को, जिनके मुख्य रूप से आंदोलनकारी वो पंजाब के और हरियाणा के और पश्चिमी यूपी के कहीं ना कहीं वो सिख जमात ही रहे हैं, तो उसके आधार पर एक राजनीतिक पासा फेंका है। अगर नरेंद्र मोदी को अगर सचमुच कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध का दर्द अगर समझ में आ रहा था, तो पिछले मैंने कहा कि वो जाड़े की कड़कड़ाती रात और गर्मी की चिलचिलाती धूप और बरसात और तमाम वो कोविड की मारक लहर में भी नरेंद्र मोदी का दिल क्यों नहीं पसीजा, जबकि राजनीतिक रूप से बंगाल के चुनाव में किसानों ने एक मुश्त होकर के एक तरह से उनके खिलाफ पॉलिटिकल स्टैंड लिया और उन्होंने जिसे प्रतिष्ठा का इतना बड़ा प्रश्न बनाया था, उस बंगाल में उनके पार्टी की चुनावी हार हुई थी। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं एक अहंकार का प्रदर्शन करते रहे और अपने वार्ताकार मंत्रियों को ये सख्त हिदायत दे चुके थे कि वह किसी भी हालत में 3 कृषि कानूनों और एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग को न माने। लेकिन मुझे बड़ा हैरत हुआ कि आंदोलनकारी किसानों ने क्यों नरेंद्र मोदी के इस घोषणा से उनमें आखिर किस तरीके का हर्ष की लहर दौड़ी है। किसान भी अच्छे से इस बात को जानते हैं कि उनका असली सरोकार उनके फसल के उत्पादों का दाम कितना मिलता है उससे है। उनके उत्पादों को कोई खरीदे, चाहे वो रिलायंस खरीदे, अदानी खरीदे या एक तरह से शिवदासानी खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल और केवल उनकी वाजिब कीमतें चाहिए। किसान अब यह भी कहता है, आप तमाम किसानों से साक्षात्कार लीजिए, वो यह नहीं कहता कि उन्हें सस्ती बिजली, सस्ते खाद, सस्ते बिजली दें या फ्री के उन्हें बिजली दें या फ्री के इरिगेशन सुविधाएं दें। वो ये कहता है कि हमारे तमाम बिजनेस की तरह, तमाम जो है सेक्टर की तरह हमारे खेती को भी लाभकारी बनाओ। वह खेती जो तमाम इनपुट सब्सिडी देने के बावजूद
असल रूप में -2% निगेटिव सब्सिडी में चलती है, वह खेती जहां की केवल 60% आबादी भी मिलकर के जीडीपी में केवल 15% का योगदान करती है, वह खेती जो कि हर तरह से जो है, अगर एक परिवार में अलग अलग सेक्टर में लोग कमाने वाले लोग ना हो तो वह किसानों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करती है, वह खेती जो हर समय मौसम की मार झेलती है, इनपुट और आउटपुट में इंबैलेंस झेलती है, जिसमें कि एमएसपी में भी खरीदारी संभव नहीं हो पाती, जहां पर कि एफसीआई के गोदाम में भी रिश्वत देनी पड़ती है कि एफसीआई उनके उत्पादों को खरीदे, जबकि सरकार की एमएसपी काफी सालों तक कभी भी वाजिब नहीं रही है। अब पिछले 4-5 सालों में थोड़ी सी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और मौजूदा साल में जो एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है वह भी अपर्याप्त है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि एमएसपी को वाजिब दर करो, और अभी भी किसानों को जब तक ये मोदी सरकार एमएसपी को लीगलाइज करने का पूरा वचन नहीं देती, संसद में बिल लेकर के नहीं आती, तब तक किसानों के लिए फायदे की बात नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो किसान पिछले 60 साल से लगातार घाटे की की खेती कर रहा था वो आज भी करेगा, और किसान बिल कानून वापस ले लेने से उनके सेहत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसान संगठन और उनको सपोर्ट करने वाले वो तमाम राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कोई ना कोई पॉलिटिकल स्कोर करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने कृषि बिल वापसी को पहला एजेंडा बनाया था, दुर्भाग्य से, जबकि पहला एजेंडा एमएसपी को लीगलाइज करने का होना चाहिए था। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो नरेंद्र मोदी आज ये कह रहे थे कि उन्होंने किसानों के लिए अनथक प्रयास किया है, किसानों के लिए लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी आप कुछ भी न करें, केवल अगर एमएसपी को आप कानूनी दर्जा दे दें, खेती के 36 उत्पादों को वाजिब दर का निर्धारण और उन्हें कॉरपोरेट और सरकार दोनों को एमएसपी के दर पर खरीदने की कानूनी बाध्यता और किसानों के उत्पादों के सभी भुगतान को समयबद्ध करने का अगर ये कॉल ले लें तो नरेंद्र मोदी किसानों के बीच में एक बड़े मसीहा बन जाएंगे। और जो आज तक 60 सालों तक जो काम नहीं हुआ उस काम का करने का श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी शासित भाजपा सरकार को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और लखीमपुर खीरी में हुई उस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए आज इतना बड़ा कॉल जरूर ले लिया, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए था कि अगर वो किसानों के सचमुच हितैषी थे तो उन्हें एमएसपी को लीगलाइज करने का पहले घोषणा कर किसानों के पास पासा फेंकना चाहिए था। अब तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसानों के कानून वापस करने के हठ और पहली प्राथमिकता देने की वजह से उन्होंने पहली प्राथमिकता को ही टच किया है, जिससे कि किसानों का कोई वास्तविक भला नहीं होने वाला। अगर किसी का बुरा होने वाला था तो वो छोटे ट्रेडर का होने वाला था जिसकी लड़ाई किसान लड़ रहे थे, लेकिन किसान की असली लड़ाई तो उसके पैसे को लाभकारी बनाने को लेकर के है, उसकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के है, उसके पैसे को जोखिम मुक्त बनाने को लेकर के है, उसके उत्पादों के मूल्यों का समयानुसार और वाजिब भुगतान करने को लेकर के है। इन 3 कृषि कानूनों से किसानों के व्यापक हित को जिस तरीके से राजनीतिक रंग दिया गया उसके लिए प्राथमिक तौर पे सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार ने जब शुरू में किसानों ने ये मांग की थी कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए और उन्हें कानूनी दर्जा दे दिया जाए, तो उस समय सरकार जो नैरेटिव बना रही थी, जो रेटोरिक कर रही थी कि अब मंडियों के दलालों के सारे जो है कारनामे बंद हो जाएंगे, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है और बार बार इस बात को दोहराती रही कि एमएसपी लागू रहेगी। दरअसल बात यह थी कि किसानों को अपने उत्पादों को बेचना है, चाहे वो एफसीआई के नेटवर्क खरीदें या कोई भी एजेंसी या कोई भी प्राइवेट खरीदे या बाजार खरीदे। मौसम में ओवर सप्लाई की वजह से उनके उत्पादों का मूल्य बेहद नीचे गिरा नहीं होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके तमाम सिपा सलार को यह कृषि अर्थशास्त्र के इस बुनियादी सच्चाई को जान लेना चाहिए कि आप खेती एक सीजनल पेशा है, अगर इसकी ओवर सप्लाई को आपको अगर सही करना है तो एमएसपी इसकी रामबाण दवा है। एमएसपी का लीगल स्वरूप इसका एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, इसका एक बहुत बड़ा आर्मरी है जो केवल ऑफ सीजन में
किसानों के उत्पादों की सप्लाई को बेहतर करता है, एमआरपी को ज्यादा बढ़ने नहीं देता। और एमआरपी को तो हमने लीगलाइज किया हुआ ही है, क्योंकि हर उत्पादों में एमआरपी लिखा होता है। तो सरकार के जितने ये खेती के उत्पाद हैं उन्हें आप एमएसपी भी लीगलाइज करो और उनकी एमआरपी भी लीगलाइज करो। सीजन में तमाम एजेंसियां खरीदें, ऑफ सीजन में उसे बाजार में जारी करें, क्योंकि ऑफ सीजन में डिमांड प्रबल होता है, सप्लाई कमजोर होता है, और सीजन में सप्लाई एक तरह से मजबूत होता है और डिमांड कमजोर होता है। तो इस संतुलन को साधने के लिए, इस कृषि की असल सच्चाई को बेहतर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का कॉल लेना चाहिए था। और उन तमाम किसान आंदोलनकारियों को यह बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उनकी असली जीत तब होगी जब वह नरेंद्र मोदी सरकार को एमएसपी के कानूनी दर्जा देने की पिछले 60 साल की मांग को पूरा करने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, आज की यह घोषणा यह साफ साफ दिखाती है, बताती है कि सरकार अपने राजनीतिक एक तरह से चुनाव में जीतने के लिए वह एक तरह से अपने हठ और अहंकार को त्याग सकती है और किसानों को लेकर के बड़े कॉल लेने के एक बहुत बड़े एक तरह से मौके को वह किसानों के पहली प्राथमिकता नहीं देने की वजह से उसे जो है लूज भी कर सकती है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।